नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। लगातार जिस तरह से मायावती ने बिल्कुल साफ कर दिया है, एक ट्वीट किया और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव महालाचार है। ट्वीट के जरिए उन्होंने निशाना साधा और लाचारी का बहाना और अखिलेश पर निशाना। आज यहीं पर हमारी चर्चा होने वाली है। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े होंगे, उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। लेकिन मायावती ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जिस तरह से बड़े दलों को लेकर अखिलेश नहीं जाना चाहते, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। मायावती ने बिल्कुल साफ किया है, एक ट्वीट के जरिए निशाना भी साधा है और यह स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव बड़ी पार्टियों के साथ जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी पार्टियों ने उनसे अब किनारा कर लिया है। अब उनके पास किसी भी तरह का कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए अब अखिलेश कोशिश कर रहे हैं तमाम जाति समीकरणों को साधने के लिए क्षेत्रीय दलों का, क्षेत्रीय संगठनों का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल साफ है कि मायावती ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि उनका भी अखिलेश के साथ जाने का कोई इरादा नहीं है। तो बिल्कुल साफ है, बीएसपी और सपा के गठबंधन की सारी अटकलों पर एक तरह से मायावती ने यहां पर विराम लगाया, ट्वीट के जरिए ही सही। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी जो सतह पर दिखाई नहीं दे रहा था, उसको स्पष्ट करने की मायावती ने कोशिश की है। तो माया का प्रहार, अखिलेश लाचार, आज इसी पर हमारी चर्चा होगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको एक बार मैं उनसे रूबरू करा देता हूं। आलोक वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ होंगे। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहते हैं कि जिस तरह से मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि अखिलेश यादव लाचार हैं, किस वजह से, इस पर अभी हम जाएंगे। लेकिन अब आपको इससे क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि यह तो स्पष्ट हो गया कि मायावती का जो वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट नहीं हो सकता है। पहले अटकलें थी कि हो सकता है किसी भी तरह से अखिलेश यादव के साथ माया जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं, क्योंकि अभी तक स्पष्ट नहीं था। अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि जो समीकरण बन सकता था दलित वोट बैंक का, वो अब उधर शिफ्ट नहीं होने वाला। इससे आपको कितना लाभ होगा? सीधी सी बात है, मायावती जी ने बिल्कुल सही कहा है। अखिलेश यादव पूरी तरह लाचार है, लगातार वो टक्कर करके देख चुके हैं। मुझे याद है जब 11 मार्च 2017 का रिजल्ट आया था तो समाजवादी पार्टी ने उस समय कांग्रेस से गठबंधन किया था और किस तरीके का नतीजा आया है वो बीजेपी को 312 सीटें मिली थी, अपना दल साथ मिलकर लड़ा था, 9 सीटें मिली थी, राजभर बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिली थी। कुल मिला के 403 सीटों में से 325 सीटों में हमने पिछले चुनाव में फतेह हासिल की थी। भाई समाजवादी पार्टी का हाल क्या हुआ था? समाजवादी पार्टी कुल मिला के 47 सीटों पर सिमट गई थी और उसके साथ जो कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था वो 7 सीटों पर सिमट गई थी। कुल मिला के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 54 सीटें मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कहाँ 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की और कहाँ समाजवादी पार्टी की 54 सीटें। इसके बाद एक और प्रयास किया अखिलेश यादव जी ने, मायावती जी ने मिलकर के साथ में लोकसभा इलेक्शन में जो 12 जनवरी 2019 से घोषणा हुई थी कि समाजवादी पार्टी बस्तर लोकसभा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस समय की दशा क्या थी? कुल मिला के 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी, 38 सीटों पर बस्तर लड़ी, 3 सीटों पर लोकदल लड़ी और 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई थी। लेकिन नतीजे क्या है? बस्तर तो 10 सीटों पर चली गई और अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव भी 5 सीटों पर सिमट गए। तो समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से प्रेक्षण करके देख लिया कि बड़े दलों के साथ अगर वो जाएंगे क्या वोट बैंक इधर से इधर ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। अब निश्चित रूप से बड़े दलों को भी उनसे कोई आशा नहीं रही। लगता था कि शायद समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके वोट बैंक बढ़ेगा। तो ये कागजों में समीकरण बहुत खूबसूरत लगता है कि दलितों को, यादवों को, मुस्लिमों को एक पाले में इकट्ठा कर दिया जाए और जीत हासिल हो जाएगी। मायावती जी ने भी देख लिया और अखिलेश यादव जी ने भी देख लिया। हालांकि आपको याद होगा जब मायावती जी अलग हो रही थी अखिलेश यादव से, तब उन्होंने कहा था कि आगे ये गठबंधन जारी हो सकता है, लेकिन अब साफ साफ उन्होंने कह दिया कि उन्हें अखिलेश यादव में कोई रक्त नहीं दिखाई पड़ रहा है, उन्हें समाजवादी पार्टी से कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ रहा है। साफ सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी के साथी और समाजवादी पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं कि वो छोटे दलों में आंकड़ा तलाश रहे हैं। तो शायद यही उनके पास आखिरी समीकरण बचा हुआ है, आखिरी तरीका बचा हुआ है 2022 में जीत का। बाकी काम तो जमीन पर नजर मुझे आया नहीं। आपने भी देखा होगा 4-5 साल जो भी वक्त रहा बीते साल में, हम ही विपक्ष से और हम ही पक्ष से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही थी और कहीं अगर थोड़ी बहुत गलतियां भी रह जा रही थी तो विपक्ष के तौर पे, संगठन के तौर पर हम उसको सचेत भी कर रहे थे और रास्ता भी दिखाने का कहीं कहीं काम कर रहे थे। तो अब समाजवादी पार्टी को आपने कहीं देखा नहीं होगा, बहुत दूर मत जाइए। मुझे पूरी बात पहले नहीं दीजिए, अभी 1.5 साल का वक्त था जो बीता है, महामारी का समय है, किस तरीके से अभी आप ही दिखा रहे थे, किस तरीके से प्रशंसा जो दुनिया कर रही है
योगी सरकार ने किस तरीके से कोविड में काबू पाया। उन्हीं कामों को लेकर 2022 में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी कहाँ पे इस समय हमारे साथी मौजूद हैं, वो बताएंगे अगर उनको जानकारी होगी। पिछले 1.5 साल से जब महामारी का पीरियड था उत्तर प्रदेश में, तो किस खोह में समाये हुए थे अखिलेश यादव जी, किस सुरंग में थे अखिलेश यादव जी। आज जब इलेक्शन का पीरियड आया है तब नई नई बातें कर रहे हैं, कहीं सुख की बात कर रहे हैं, कहीं दुख की बात कर रही हैं, कोई खेला होली की बात कर रहे हैं। अभी जब बैंक आगे बढ़ेगी तो किस तरीके का उत्तर प्रदेश में खेला उन्होंने किया था मैं उसको बताऊंगा। लेकिन अभी यही तो ठीक है ना, इसमें 2 सवाल मेरे अब आप ऐड कर लीजिए ना साथ में, आपको भी आसानी हो जाएगी उत्तर को बहुत ही केंद्रित करके देने में। समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आरोप आप पर यही है, जो अभी आप अखिलेश यादव पर यहाँ पर लगा रहे हैं। इनका कहना यही है कि जब कोरोना महामारी सिर पर थी तब आपका मैनेजमेंट सही नहीं था, सरकार सुस्त पड़ी हुई थी, सरकार सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को आगे कर दिया गया था। पहला आरोप यह रहा समाजवादी पार्टी का। अब जब बीएसपी की तरफ से साफ हो गया है कि वो सपा के साथ नहीं जाने वाली, इससे आपको अब कितना सुकून मिला है? पहले सवाल पे हम चले जाते हैं आपके। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, किस तरीके का वहाँ संसाधन होगा, उसके तुलना में हम कहाँ थे। आज भी महाराष्ट्र में कोविड ऐसे लोग जिस तरह से परेशान हो वो नई बात नहीं है। दिल्ली के बारे में भी आप जानते हैं, उसके बनस्बत हम योगीनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किस तरीके से कोविड पे काबू पाया ये आपके सामने है। आज हम खुद हवा में सांस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके से काम किया उसकी वजह से है। आपको याद होगा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोविड पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन जब डॉक्टर ने उनको बताया कि वो कोविड निगेटिव हो गए हैं, उसी रोज एक भी पल जाया किए बगैर वो जिलों में निकल गए, लोगों से मिले, वहाँ के अधिकारियों से मिले, वहाँ के डॉक्टरों से मिले, पत्रकारों से वहाँ का हाल जाना, और उसके बाद जो कुछ निकल के आया जिस तरीके से काम हुआ, उसी वजह से आज हम और आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और अभी आखिरी हेडलाइन चला रहे थे कि हमारा मैनेजमेंट शानदार रहा, और जो तीसरी लेयर की बात हो रही है उसे हमने उत्तर प्रदेश से खटकने नहीं किया। तो जाहिर सी बात है हमारे साथी हैं, विपक्ष के साथी हैं, प्रोपेगेंडा उनको करना है, प्रोपेगेंडा के रास्ते वो जीत की आशा कर रहे हैं, 2022 से जीत का सपना देख रहे हैं। लेकिन मंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, क्योंकि काफी वक्त उन्होंने उसी रूम में बिता दिया, सपने देखते हुए बिता दिया, काम उन्होंने जमीन से कुछ किया नहीं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने सपने देखे होंगे, अब 2022 का सपना देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 350 की बातें आई थी कहीं से किसी नेता के जरिए, तो जाहिर सी बात है 350 का मंगेरी लाल सपना देख रहे हैं, मंगेरी लाल जैसा सपना देख रहे हैं। लेकिन इस सपने की हकीकत आप इससे समझ सकते हैं कि 5 साल पहले कुल मिला के वो गठबंधन के बाद भी 54 सीटों पर सिमट गए थे। ठीक है। कपीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अब आपकी इन तमाम बातों का यहाँ पर जवाब देंगे। कपीश जी, जिस तरह से मायावती ने बिल्कुल साफ किया है कि अखिलेश को उन्होंने एक तरह से महालाचार साबित करने की कोशिश की, उनका ये मानना है अब कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनका विकल्प अब अखिलेश यादव के पास नहीं है। लेकिन जैसा कि लगातार ये सामने आ चुका है कि अखिलेश यादव का अब की बार गेम प्लान यही है कि बड़े दलों के साथ न जाके हम छोटे दलों को जोड़ेंगे ताकि जनाधार हमारा बहुत व्यापक हो, बहुत ही मतलब व्यापक स्तर पर फैल जाए। अब आपका इसमें क्या विश्लेषण है? देखिए आलोक जी, बहुत सीधी सी बात है कि बहन मायावती जी बेहाल है, इसलिए उन्हें लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाचार हैं। लेकिन हकीकत ये है कि 2022 में अखिलेश जी के ही गले में जीत का हार है, इसीलिए सारे लोग परेशान। जब हम लोगों ने बहुत पहले इस बात को क्लियर कर दिया 2019 के इलेक्शन होते ही, जब बहन मायावती ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए ये कहा कि समाजवादी पार्टी के वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुए इसलिए हम गठबंधन तोड़ते हैं, उनका कोई दूसरा आरोप नहीं था। और सच्चाई क्या थी कि जब वो 0 सीट से 10 सीट पे आई थी और समाजवादी पार्टी 5 सीट पर थी और 5 ही सीट पाई थी, यानी कि उनके वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुए थे, बावजूद उसके उन्होंने झूठ बोला। अब जनता भी देख रही है, दलित जनता भी देख रही है और उनके संगठन के नेता भी देख रहे हैं। बस अगर कोई नहीं देख रहा है तो वो हाथी नहीं देख रही है। क्योंकि जो हाथी का महावत था वो तो सब कूद कूद के इधर उधर है, और असली महावत इस समय कमल का फूल लेकर के कान पे घोप रहा है कि ईडी लगा देंगे, 450 करोड़ का तुम्हारा भतीजा परेशान हो रहा है उसको फंसा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, राज्यसभा में आ जाओ। तो सारा समर्थन आपने देखा कि महावत तो इधर उधर थे, लेकिन हाथी जो है
वो कमल के फूल के साथ पूरा प्रॉपर तरीके से राज्यसभा में भी और एमएलसी में भी खड़ा था। और इसी कारण से बसपा के जो महावत थे वो बेचारे हाथी का साथ छोड़ दिए। तो एक तो बात ये है कि बहन मायावती जी हमारी बड़ी है, बड़ा सम्मान है, लेकिन हम उनके लिए कोई कहावत नहीं कहना चाहेंगे कि किसी हमी बिल्ली खंबा नोचे। लेकिन बावजूद उसके मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो विजय गाथा गा रहे थे, अब थोड़ी हम भी गा लेते हैं। आपने सुना होगा अभी ऑस्ट्रेलिया से एक इनके सांसद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट किए हैं उनके योगी सरकार की तारीफ की। हम ऑस्ट्रेलिया के अपने देश पे तो आदमी कर ही नहीं पा रहा है, ऑस्ट्रेलिया और WHO का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि WHO ने तो चीन की तारीफ की है कि कोविड मैनेजमेंट में सबसे अच्छा अगर कोई देश है तो चीन, जिसके वुहान लैब से आज ये मौत परोसी गई, उसकी तारीफ किसने की? तो WHO ने की। WHO को अमेरिका जो बजट अच्छा खासा देता है, उसने कहा हम बजट रोक देंगे अगर इस तरह की बात करोगे। और मोदी जी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ खड़े थे, वो स्वयं भी कह रहे थे कि WHO का कोई मान्य नहीं होता। WHO को वो भी पैसा दे रही है, चीन भी दे रही है। और दूसरी चीज रह गया बात ये कि हमारे मित्र हैं जो मजर लोगों ने देखा, जो उनको आईना और झंझरवातों के थप्पड़ खिलाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि हम मुख्य दर्शक नहीं बन सकते हैं। इस पर बताइए कि वैक्सीनेशन पे क्या राष्ट्रीय नीति है, ऑक्सीजन पे क्या राष्ट्रीय नीति है, दवाओं पे क्या है। और ये बात सत्य है कि ये सरकार हत्या कर रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने और प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा कि योगी सरकार तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन ही नहीं कर रही है, बल्कि उस संविधान की हत्या करते हुए जीनोसाइड कर रही है उत्तर प्रदेश के। और एक अलग वर्डिक्ट में इलाहाबाद ही हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था है ये राम भरोसे। अमित जी की बड़ाई उनको कबूल भगवान करे, आप ऐसे ही आपकी पार्टी बढ़े झूठ सपाट बोल करके। और हिंदुओं को आप कुत्ते से नचवाइए, हिंदुओं की लाशों को, 2000 हिंदुओं की लाशें जो गंगा जी में बह रही थी और तैर रही थी, सारे लोग देख रहे थे। उन हिंदुओं की लाशों को एक संत और महात्मा और डबल इंजन की हिंदुत्ववादी सरकार जो छला है, उन्होंने हिंदुओं के शवों को कुत्तों से नचवाया। उनको अनुच्छेद 21 का भी ये नहीं रहा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो मूल कपिल जी, अब आपको यहाँ पर फिर क्या लग रहा है कि अगर मायावती बार बार अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहती हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ वो करती हैं, कभी इसके बाद वो स्पष्ट करती हैं कि अखिलेश यादव के पास अब बड़ी पार्टियों का विकल्प नहीं है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? क्या अंदर खाने में बीजेपी और बीएसपी के बीच में कुछ चल रहा है क्या फिर? अरे भाई, हम तो बहुत पहले ही आलोक जी आपको स्पष्ट कर दिएगा, हमको कहने की क्या जरूरत। भाई एक आदमी ने ये बता दिया कि क्या बोलते हैं खुलेआम कि हम राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे, और आपने वही खड़ा मिला। और जो क्या बोलते हैं उसके महावत थे पार्टी के, वो सब फूट गए 9-10 को। तो आपके सामने है सारी चीजें। और दूसरी चीज ये कि बाकी जो हमसे रह गए वो साक्षी महाराज से पूछ लीजिए, क्योंकि वो आपको ओवैसी साहब वाला कांड बता देंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास 7 साल में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी फंड वाली पार्टी है, उनका फंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे उसके जो है कैशियर है, वो जो कैशियर है वो हमारे मित्र के वही है ओवैसी साहब। इसीलिए वारिस पठान साहब पे कोई एनएसए नहीं लगती है, और कपिल साहब पे एनएसए लग जाती है, उसका विरोध करने की IAMI नहीं आती है। वो पेडियाट्रिक डॉक्टर गोरखपुर का, जिसको जबरदस्ती ऑक्सीजन कांड में फंसाया गया, जिसके खिलाफ चार्जशीट नहीं ला पाए, जिसके भाषण के खिलाफ अलीगढ़ के विश्वविद्यालय के अंदर एनएसए लगा दिया गया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक थप्पड़ रवा के दिया सरकार को, कहा कि ये तो जोड़ने वाला भाषण था, तोड़ने वाला नहीं था। ठीक। और उसके बाद डॉक्टर कपिल को इन्होंने राजगढ़ खाने का टॉप 10 का क्रिमिनल बता दिया, पेडियाट्रिक डॉक्टर, MD, DM, और जो कि देश की सेवा कर रहा था, जिस भगवान का रूप माना जाता है, कोरोना काल में वो मेहनत करते, मदद करते, लोगों की जान बचाते, योगी जी उनको गुंडा बता रहे हैं। और AIM वहां नहीं खड़ी है, वो इनके साथ खड़ी है।
कि जहां ये पैसा देंगे वहां लड़ेंगे और कुछ बंटवारा कर लेंगे तो भाजपा को फायदा हो जाएगा। हम नहीं कह रहे ना सतीश से मत जाइए। ये साक्षी महाराज ने कहा कि हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उन्होंने बिहार में हमारी मदद की है, बंगाल में भी करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। ये तो बात सामने थी। और कोविड मैनेजमेंट पे आलोक भाई क्या लेने दीजिए, ये तो पूरा ये डाटा गए हैं। आलोक भाई थोड़ा सा हमारे साथ, क्योंकि वो भी जुड़ गए हैं हमारे साथ सतीश प्रकाश भी। आलोक जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा 1 सेकंड बस इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं सतीश जी आपके पास आऊंगा। पार्टी की डिफरेंसेस की पार्टी साबित हुई है। योगी जी को लेकर के नाचना पड़ा अपनी नेतृत्व को लेकर के, और उसके बाद भी मामला नहीं बना। और ये भी बता रहा हूँ जो यहाँ के अंदर का अगर ठीक है कपिश जी आज का हमारा केंद्रीय मुद्दा यही है, आज का हमारा केंद्रीय मुद्दा कपिश जी यही है कि आखिर बीएसपी में अगर मायावती ने इस तरह से स्पष्ट किया है तो उसके क्या सियासी मायने होंगे। कपिश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। आलोक जी एक सेकंड हमारे साथ सतीश प्रकाश भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। बीएसपी समर्थक हैं सतीश जी, जिस तरह से मायावती जी ने स्पष्ट किया है और इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब काफी कुछ बदलेगा, क्योंकि जिस दलित वोट बैंक में हर किसी की नजर थी, मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है यहां पर कि वो किसी के सहारे चुनाव में नहीं जाने वाली, चाहे वो सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। अभी तक उनका झुकाव स्पष्ट रूप से किसी बड़ी पार्टी की तरफ ना आया है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कर दिया है कि वो उनके साथ तो नहीं जाने वाली है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, अभी सपा के जो स्पोक पर्सन है उनकी बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहा था और कुछ चीजें उनसे छूट गई, और जो चीजें उनसे छूटी है वो भी मैं उनके क्लियर कर दूं। मैं यहाँ योगी जी के खिलाफ बोलने की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में सबका चुनाव योगी से है, और अगर उनको लगता है कि सवालों का जवाब है तो आप सुनिए। नंबर 1 चिट्ठा, अभी सपा का चिट्ठा खोल देता हूँ। 2012 में हमारी सरकार को रिप्लेस किया सपा ने। 2012 से 2017 के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी ने 80,000 दलित कर्मचारियों को रिवर्ट किया, और उनको रिवर्ट ही नहीं किया, बाध्य किया उसी ऑफिस में जहां वो उन्होंने उच्च पदों पे कार्य किए थे, वहीं पर उनको जबरदस्ती रखा गया। वहां पे 8,000 लोगों इसलिए मारे गए कि उनको हार्ट अटैक हुआ, वो बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से मारे गए, उनका मानसिक प्रताड़ना हो रहा था। यही अखिलेश जी की सरकार, जो खुद पिछड़ों वर्ग में आते हैं, अपने आप को अगड़ा सिद्ध करने के लिए दलित अत्याचार इन्होंने इस हद तक किए कि इन्होंने आरक्षण बिल, जो दलितों का आरक्षण बिल है, उसको बाकायदा अब इनके एक सांसद थे, उनसे कह करके लोकसभा में फड़वाया। एक बात। दूसरी बात, आज जिन कोरोना हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल आपने बनाया, 14 मेडिकल कॉलेज हमने बनाए थे, आपने उनके मेडिकल कॉलेज के नाम से चेंज किए ना। सहारनपुर का जो मान्यवर काशीराम जी के नाम पे था, तमाम हॉस्पिटल्स के आपने नाम चेंज कर दिए। बीजेपी ने उनकी दीवारों का रंग चेंज कर दिया। एक बात, कानून व्यवस्था के मामले में आपकी क्या दुर्गति थी, यह आपको हमसे बेहतर आप जानते हैं। गुंडों की सरकार गुंडों के लिए, यह आपका नारा हो सकता है। रही दूसरी बात, देखिए आपने सिर्फ दलों की मुद्दा नहीं है, आपने कहीं ना कहीं पिछड़ों को भी ठगा। आपके टाइम में तमाम नियुक्तियां के ऊपर सवाल उठाया, हमने भी नियुक्ति की। हमने 1 लाख सिपाहियों की भर्ती करी, एक सवाल नहीं उठा। हमने 1 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी, हम पे एक सवाल नहीं उठा। हमने 70,000 शिक्षकों की भर्ती करी, हम पे एक सवाल नहीं उठा। हमने 50,000 समूह के कर्मचारियों की भर्ती करी और तमाम भर्तियां करी। हमने कहीं ना कहीं, देखिए इससे नुकसान क्या हुआ, आपने एक जाति विशेष का ध्यान रखते हुए जो बीजेपी ने आपके ऊपर आरोप लगाया, ये आरोप हमारा नहीं है, बीजेपी का आपके ऊपर आरोप था। उस आरोप लगाने की वजह से कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित है, जो गरीब है, जो कमजोर लोग है, जो यूथ है, उसकी तमाम नियुक्तियां आपकी कहीं ना कहीं कोर्ट में चैलेंज हुई। तो ऐसी नियुक्तियां करने से क्या फायदा, ऐसा घोटाला करने से क्या फायदा, ये सब चीजें हैं। देखिए आज हम चर्चा इस बात के ऊपर नहीं करेंगे कि गैस आउट कान भूल दिया हमने, लेकिन आप हमको एक बात बताइए, कब तक आप हमारी परीक्षा लोगे? जब तक गठबंधन नहीं हुआ था, गठबंधन से पहले आपका गोरखपुर का कैंडिडेट, फूलपुर का कैंडिडेट, हमारा आपके साथ गठबंधन नहीं था, हमने आपके कैंडिडेट को जितवाया। उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो आपके माननीय अखिलेश यादव जी ने इस गठबंधन धर्म को, जब गठबंधन की नींव पड़ चुकी थी और कहीं ना कहीं साथ साथ 2 विपरीत दल आ रहे थे, हम आपके विपक्षी रहे हैं,
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने उन चीजों को पीछे रखा। हमको लगा कि उत्तर प्रदेश की जनता के हित में यही एक मुद्दा है कि जब ऐसे हालात में जो बीजेपी ने हालात पैदा करे थे, इन हालात को ध्यान में रखते हुए आपने राजा भैया ने माननीय अखिलेश जी के घर पे जाकर के मीटिंग करी, बीजेपी लीडर के साथ मीटिंग करी, जानबूझ करके बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को हराया। और जिन आप विधायकों को आप लेकर के घूम रहे हैं, वही विधायक, वो 7 विधायक थे, हमने उनको पार्टी विप के खिलाफ कार्रवाई करने के वजह से उनको बाहर निकाला। आज हमको ये बात पता लगी है कि उनको बीजेपी नहीं तोड़ रही थी, कहीं ना कहीं आप उनको तोड़ करके बीजेपी की तरफ भेज रहे थे और इनडायरेक्टली वे बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे थे। अभी जो पिछला चुनाव है, पिछला चुनाव में भी आपने जारी करी, राहुल बजाज कौन है? राहुल बजाज के पिता जनसंघ के बाकायदा विधायक रहे हैं जनता पार्टी के, और वो व्यक्ति जो बीजेपी से टिकट मांग रहा था, रात रात में आपके पास जाता है। सतीश जी, सतीश जी तक अभी हमारी आवाज नहीं जा रही, तो राहुल जी अब एक बार आपके पास आना चाहेंगे। आपने तीनों पार्टियों का पक्ष आपने सुन लिया। कबीर जी, बस मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि राहुल जी काफी वक्त से यहां पर चुप बैठे हुए हैं। तो राहुल जी, तीनों पार्टियों का पक्ष आपने सुन लिया, तीनों का क्या कहना है। अब आपको क्या लगता है कि मायावती के इस स्टैंड के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से नए सियासी समीकरण पैदा होंगे? ओवैसी आ चुके हैं, यहां पर आम आदमी पार्टी बोल रही है कि जो दिल्ली का मॉडल है हम उसको अप्लाई करने वाले हैं जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर। एक तरफ यहां पर राजभर ने कुछ और कहना शुरू कर दिया है। अब उसी बीच में मायावती का यह स्पष्ट कर देना कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा सकती। तो अब इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन से नए सियासी समीकरण बन सकते हैं? देखिए, मायावती जी के इन बयानों से स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कल अगर उनके ट्वीट देखते हैं, जो ट्वीट उन्होंने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेके किया है, और उन्होंने ट्वीट जो है कि वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ट्वीट किया है उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने भाजपा की भी आलोचना की कि भाजपा कांग्रेस के रास्ते पे जा रही है। और फिर लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए 2-2 ट्वीट में काफी लंबी चौड़ी उन्होंने पूरी आलोचना की है, जहां पे एक तरह से अखिलेश को काफी कमजोर बचाने का प्रयास हुआ है उनके तरफ से। लेकिन अब हम लोग ध्यान दें, अगर देखिए, अब अगर हम लोग अभी जब इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो एक पीरियड आता है 2007 से 12 का पीरियड, जो मायावती जी का पीरियड है, दूसरा 2012 से 17 का पीरियड, और एक 17 से लेके अब तक का जो पीरियड चल रहा है। देखिए, बीजेपी बहुत काफी खुश है। वो अभी भी देखिए, उनके वो प्रवक्ता बता रहे हैं कि 2017 में उन्होंने किस तरह से सफलता हासिल की। हम लोग जानते हैं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक अप्रत्याशित सफलता हासिल की थी। लेकिन अब ये 2017 नहीं है, ये 2021 है। तो 17 से 21 के बीच में काफी घटनाएं बदल चुकी हैं। जब हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, उस शासन के 4.5 वर्ष पूरे भी हो चुके हैं लगभग। तो देखिए, उस समय हम लोग देख रहे थे कि जो समाजवादी पार्टी का परिवार है, वहां पे काफी ज्यादा जो है कि वहां पे कलह की स्थिति थी। एंटी इनकम्बेंसी जो अभी एक तरफ से उन्होंने बीएसपी की तरफ से तर्क रखते हुए बहुत सारी चीजों की गिनती कराई। वो गिनती देखिए 2017 के इलेक्शन में आप कर सकते थे, लेकिन जब अभी हम लोग 2022 के इलेक्शन में जा रहे हैं, तो इस समय ना तो देखिए मायावती के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का पक्ष होगा, ना तो अभी इसमें अखिलेश जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी का केस होगा। अब आपके लिए देखिए, मायावती इस तरह से उत्तर प्रदेश के राजनीति में जो इसमें हम लोग अभी तक पीछे देखिए, इसका कारण क्या रहा? जो वर्तमान में देखिए, या तो उनको तय करना पड़ेगा कि या तो बीजेपी के समर्थन के साथ वाली राजनीति करेंगे या बीजेपी के विरोध की राजनीति करेंगे। क्योंकि उनके कई गतिविधियां, कई एक्ट ऐसे रहे जहां पे कि बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त होता रहा, और उन्होंने मुखर होकर अलग अलग चीजें जो बीजेपी के समय में जो अलग अलग समस्याएं उत्पन्न हुई, जिस तरह से मान लीजिए कई समस्याएं रही, तो उन सब चीजों को मामले को लेकर जिस तरह से बीजेपी पे कठोर हमला होना चाहिए था, वो हमला एक तरह से पब्लिक डोमेन में उस रूप में उतना प्रभावी रूप में नहीं दिखा। हम लोग को याद है कि अगर मायावती जी के इलेक्शन कैंपेन को अगर हम लोग याद करते हैं, जब 2007 के पहले का उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन था, किस तरह से उन्होंने अलग अलग समूहों को जोड़ा था, तो वो चीजें वो पूरा 2007 का पीरियड, यानी अगर हम लोग 2006 में जोड़े 1 साल पहले, और अभी अगर हम लोग 2021 में देखें तो उसमें बड़ा फर्क नजर आ रहा है इस समय तक। अब अगर वो आगे मेकअप करें तो अलग चीज है। और ये कहना कि नहीं अखिलेश छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ रहे हैं, बड़ी पार्टियों की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो देखिए अखिलेश यादव की पूरी रणनीति को आपको अगर देखना हो तो आप 2017 के भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काफी बड़ी पार्टी थी। हम लोगों ने देखा था 2014 में किस तरह से उनको लोकसभा में सफलता प्राप्त हुई थी, मोदी जी का बड़ा चेहरा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सभी छोटे छोटे दलों को उत्तर प्रदेश में बिल्कुल छोटे छोटे जो भी दल थे उनको जोड़ने का प्रयास किया था। तो एक तरह से वही रणनीति हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि वो अखिलेश यादव जितने सभी छोटे छोटे घटकों को जोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि देखिए वो कांग्रेस के साथ
गठबंधन करके देख चुके हैं, उसमें उनको कोई लाभ नहीं हुआ। वो स्थितियां पूर्व के प्रवक्ताओं ने गिनती करा दी। जहां तक अगर एक तरफ से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन देखें तो उस गठबंधन में भी ये चीजें दिखी कि एक तरह से समाजवादी पार्टी की सीटें स्थिर रही और उल्टे बहुजन समाज पार्टी जो है वो 0 से 10 पे आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सही चीज कहा कि एक तरह से वोट ट्रांसफर इधर तो हुआ लेकिन उस तरफ वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ऐसे स्थिति वो बड़े पार्टियों के पास क्यों जाएंगे? कांग्रेस के साथ तो आलोक जी स्थिति ये रही कि बिहार में अगर आरजेडी ने कांग्रेस को 60 सीटें दी थी तो कांग्रेस ने उसको बिल्कुल सफलता प्राप्त करने, उनका सफलता का दर काफी कम रहा। तो कांग्रेस के साथ तो जाने का मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं, हमले होते हैं, किस तरह के हमले जब कोविड मैनेजमेंट को लेके, तो वो फिर महाराष्ट्र चले जाते हैं। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप महाराष्ट्र के उदाहरण दे के कांग्रेस के ऊपर तो आप काउंटर अटैक कर सकते हैं लेकिन आप अखिलेश यादव के ऊपर काउंटर अटैक नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, क्योंकि भाई जरूरी बात। शासन में अखिलेश यादव की कोई भूमिका नहीं है, उनकी भूमिका। तो इस समय देखिए 2012 में जो गलतियां हुई तो उसकी सजा उनको जनता ने दिया, वो 2017 में सत्ता में नहीं रहे। तो फिर अब उन मुद्दों के आधार पर आप ये सोचें कि 2022 में भी जो है कि उन्हीं मुद्दों को आधार देके फिर से जनता नाराज होगी। ये इलेक्शन 2022 का हो रहा है, ये कोई 2017 का इलेक्शन नहीं है। तो इसलिए ये अलग अलग परिप्रेक्ष्य जो अलग अलग पार्टियां तर्क रख रही हैं, ये चुनाव आप यकीन मानिए काफी रोचक चुनाव। बताइए राजभर जी का जो प्लान है, लोग भले जो भी चीज का है कि भाई 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, 20 उप मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक लंबी फौज गहमा-गहमी काफी गर्व हो गई है आलोक जी। ये यकीन आप मानिए कि एक अलग किस्म की राजनीति चली है और इस राजनीति में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पे काफी आक्रामक रुख रख के अब तक जिस तरह से पंचायत चुनाव में भी हम लोगों ने जो परिणाम देखे और एक तरह से अखिलेश यादव के जन्मदिन में भी हम लोगों को जो उत्साह दिखा, एक तरह से पार्टी वर्कर के बीच में जो उत्साह की स्थिति होती है, जो हम लोग पहले आलोचना करते थे कि महंगाई इतनी गंभीर समस्या के रूप में, तमाम दूसरे गंभीर समस्याएं हैं, ट्विटर से जो है कि पार्टी बाहर नहीं निकल रही है। तो उन आलोचनाओं को दिख रहा है कि वो अब आज के समय में धीरे धीरे वो आलोचनाएं अब कमजोर पड़ रही हैं। तो ये स्थितियां बदलती दिख रही है। जब आपका नेता उत्साह में होता है, कार्यकर्ता उत्साह में होता है, तो एक वो उत्साह पूरा उस समाजवादी पार्टी में नजर आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे विपक्षी खेमे में नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी कितना ज्यादा आंतरिक संगठनात्मक एक तरह से मोर्चाबंदी से जुड़ी है उससे। फिर जब एक तरह से वहां पे योगी आदित्य जी का नाम स्थिर हुआ है, तो वो वहां पे क्या जो अलग अलग लोगों के बीच में मतभेद की स्थिति बनी थी, जो गांठें पड़ी थी, क्या उन गांठों को पूर्णतः सुलझा लिया गया, ये चुनौतियां वहां पे भी बनी हुई रहेंगी। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति आज के मायावती जी के बयान से बिल्कुल प्रभावित होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, मायावती जी अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी बड़ी नाम है, बड़ा चेहरा है, बिल्कुल सही बात, बड़ा चेहरा है। लेकिन हाँ, वो उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के बीच में उनके जो समर्थक हैं, जो उनके अपने समर्थक हैं, वो जिस एग्रेशन के साथ विरोध चाह रहे थे कि वो मोदी जी का या योगी जी का विरोध करेंगे, वो एग्रेशन उनके समर्थकों को नहीं दिखा। इस कारण से उनके समर्थकों से भी आप पूछिए ऑन द रिकॉर्ड तो वो नाराज है वो। बिल्कुल ठीक है। सतीश जी, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए, उसके बाद फिर कपिश जी मैं आपके पास आता हूं। आपकी बातों से कुछ ऐसा लग रहा था सतीश जी कि लगातार गठबंधन था, सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके बाद में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ अंदरूनी खाने में कुछ मतलब साजिशें की गई पार्टी के खिलाफ, बीएसपी के खिलाफ, जिसके चलते अब आपका मोह भंग हो गया है। कुछ ऐसी बात है? नहीं, देखिए हमने ये बातें सार्वजनिक नहीं कही, ठीक है ना। हमने गठबंधन धर्म निभाया, हमारा तमाम वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ। वो इलाके जो यादव बाहुल्य से जो समाजवादी पार्टी का मूल वोटर है, उसके बूथ के आंकड़े अगर आपके पास नहीं है तो आंकड़े हमारे पास है, हम आपको दिखाएंगे। आपका वोट आपको नहीं मिला, इस वजह से आपको कहीं ना कहीं असफलता मिली। थोड़ा सा हमको असफलता नहीं कह सकते, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मैं फिर ये कहूंगा कि बीजेपी बड़ी चालाकी के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव जनमानस के मुद्दों से हटा करके उसको हिंदू मुस्लिम करेगी, और उसकी चाल का शिकार कहीं ना कहीं सपा होते हुए दिखाई दे रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी राम मंदिर की बात करती है, तुरंत अखिलेश जी की तरफ से तुरंत कृष्ण मंदिर की बात आ जाती है। अगर बीजेपी के वैक्सीनेशन को लेकर के इस तरह का बयान अखिलेश जी ने दिया, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री है, वो एक सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोगों की बातों को सुनकर के जनमानस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। अगर मेरी बात में कमी हो तो आप मुझे बताइए कि अल्पसंख्यक इलाके के जो कोवैक्सीन सेंटर है, वहां पे मिनिमम
वैक्सीन दी गई, लोगों के बीच में भ्रम फैलता है। आप वोट मांगिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भोली वाली जनता को अगर जिस तरह का आप चालबाजी कर रहे हैं, और बीजेपी ये चालबाजी कर रही है, बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। हमारा कहना यह है, हमने कोई ऐसी बात नहीं करी। अगर क्यों आप समर्थन की बात करते हैं, अगर भारत सरकार ने अगर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा निरस्त की और हमने इसके लिए भारत सरकार को अगर बधाई दी, तो यह अपराध है क्या? अरे किसका बच्चा नहीं, कौन व्यक्ति ऐसा है, अंग्रेजी ऐसे है या हम ऐसे हैं? हर व्यक्ति ये चाहता था कि कोरोना काल में उसका बच्चा परीक्षा देने जाएगा, हो सकता है कि महामारी की चपेट में आ जाए। ऐसी स्थिति में समर्थन क्यों नहीं करेंगे? जम्मू कश्मीर में, अरे हमको मालूम नहीं है, हम इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरा सबसे बड़ा दल है। हमने जम्मू कश्मीर में भी हमारा तमाम चुनाव लड़ते हैं ना। 1996 में बहुजन समाज पार्टी के 4 कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में भी जीते हैं। ऐसा नहीं कह सकते आप। तो हमको पूरे प्रदेश की राजनीति देखनी है, पूरे देश की राजनीति देखनी है। जम्मू कश्मीर में हमें भी चुनाव लड़ना है। अगर जम्मू कश्मीर की जनता ये चाहती है कि वहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ हो, चुनाव हो, इसमें हमको समर्थन नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? कांग्रेस ने इस बात का समर्थन किया। तो तमाम ये चीजें हैं, लेकिन चीजों का छुपलाना गलत है। हम बीजेपी के जाल में नहीं फंसेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था के नाम पर ही लड़ा जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं, विपक्ष से हमारी निवेदन भी है कि आप बीजेपी के किसी, देखिए पहली बार इस देश में ऐसा होता है कि जो सरकार में है और जो कमजोर है वो ये बता रही है कि मेरा मुकाबला सपा के साथ है। अगर बीजेपी ये बता रही है कि उसका मुकाबला सपा के साथ है, तो दुनिया में कौन ऐसा करे कि जो मजबूत दल से अपना कहीं ना कहीं क्या चाहेगा, अपना मुकाबला चाहेगा ना। हर दल ये चाहता है कि मेरा मुकाबला कमजोर के साथ हो। लेकिन तमाम मीडिया चैनल, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर बीजेपी का तमाम तंत्र ये फैला रहा है कि हमारा मुकाबला बसपा के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला सपा के साथ है। तो ये अभी सबक है, बीजेपी की बनाई हुई ये पिच है। जो भी विपक्षी इस जाल में जाकर के फंसेगा, उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं इसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी फिर सत्ता में आएगी। और ये सिर्फ 2022 का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये 2024 में बीजेपी सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, ये वोट डिसाइड करेगा। और देखिए, सत्ता में मेरे कहने से या सत्ता के कहने से या किसी के कहने से कोई सत्ता में नहीं आता। उत्तर प्रदेश की जनता किसको चाहेगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने अपनी सारी बातें कह दी। कपिश जी, काफी देर से आपको सुन के मुस्कुरा रहे थे। कपिश जी, क्या मन में चल रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि उस रामायण का आदर्श दूसरा है और वो पूरी तरीके से काल्पनिक लिख दी। इतनी देर से इतनी बातें की। अरे भाई, 2012 में हमारी सरकार आई थी, उस समय भी आप यही आरोप लगा रहे थे। और 2012 में हमें चुन करके जनता ने भेज दिया था। 80,000 फलाने के साथ आपने किया, दलित के साथ ये किया, दलित के साथ वो किया। अगर हमने सब यही वही वो किया था, तो एक लाइन में जवाब आपने हमारे साथ इसी वजह से गठबंधन कर लिया था क्या? बस दलितों के साथ आप समझौता करके हमसे गठबंधन कर लिए थे, या दलित और शोषित समाज के साथ जो अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग है, वो भी शोषित समाज है, कहीं ना कहीं समता मूलक समाज की स्थापना के लिए आपने हमारे साथ गठबंधन किया। या तो आप मान लीजिए कि आप सत्ता के अंदर स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आप अपने दलित वोटों को, जिसको कि आप कहते हैं कि हमारा है, जबकि हम वो को नहीं मानते, हम किसी का भी वोट किसी का नहीं मानते। हाँ। ये लोकतंत्र में जनता का वोट होता है, जिसको चला जाए। बिल्कुल। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी आपने देखा होगा कि भाई उत्तर प्रदेश में 4 बार हमने सरकारें बनाई, 3 बार इन्होंने बनाई, 3 बार भाजपा ने बनाई। 15 साल तक भाजपा जो है वो महरूम हो गई उत्तर प्रदेश से, और फील गुड होने लगा, इंडिया फाइटिंग होने लगी, तो 10 साल केंद्र से गायब हो गए। तो चक्कर इस बात का है कि भाई अब हम सतीश प्रकाश जी को क्या समझें? वो जो भी आरोप लगा रहे हैं मिथ्या, वो अपने खुद ही गठबंधन करके खत्म कर दिया उन्होंने। भाई अगर हम अत्याचारी थे दलितों के प्रति, अगर हमने बड़ा गलत और गुनाह किया हुआ था, तो आप हमारे साथ क्यों चले? आखिर किस वजह से आए?
तो वो एक गलत बात कर रहे हैं और यही बात इस समय उत्तर प्रदेश और देश की जनता एकदम बर्दाश्त नहीं कर रही है। हाँ। ये कह रहे हैं कि भाजपा और सपा का वो दिखा रहे हैं कि बस इन्हीं दोनों नहीं। अरे भाई, त्रिस्तरीय चुनाव में धूल चटा दी हमने भारतीय जनता पार्टी को। मंदिर संस्कृति के जिले ये आ रहे हैं, कब तक भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करेंगे? देश समझ गया कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से राम मंदिर बन रहा। ये तो हम सिर्फ मैंने शुरुआत से लेकर अंत तक कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो पूरे देश के सर माथे पे होगा। हाँ। आज वही ना हुआ। कहाँ मोदी जी कोई आगे नहीं किया है? हाँ। कहाँ आडवाणी जी कार्य से निकला था तो उन्होंने गिराने के बाद बना दिया, बल्कि ये जरूर किया कि 29 साल तक हमारे रामलला के, जिनको हम सुबह से लेकर रात तक पूछते हैं, हमारे सांसों में बसते हैं, उनको टेंट में बैठा दिए। और अब उनके 1400 करोड़ का चंदा भारत लिए जो हम लोगों ने दिया था, हमने भी दिया था 1400 करोड़ का चंदा। निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया, कपिल श्रीवास्तव का आरोप नहीं है, संत का आरोप है। और हनुमानगढ़ी के संत ने क्या कहा था कि जो इनके चंपत राय जी राम जी के उसमें अमानत में खयानत किए हैं, उसकी उस तस्वीर जांच होनी चाहिए। और अगर गलत साबित होता है तो ये 50 करोड़ रुपए का मुकदमा आरोप लगाने वालों पे लाएंगे। तो आरोप लगाने वाले तो कह रहे हैं कि भाई ले आइए हमारे पास, लेकिन कम से कम पहले सीबीआई इंक्वायरी या न्यायिक इंक्वायरी तो सेटअप हो जाए। क्यों भारतीय जनता पार्टी भाग रही है? शंकर राय क्या उनके आदमी है? भारतीय जनता पार्टी का नेता है कि वो ट्रस्ट के एक सदस्य हैं, ट्रस्ट के महासचिव हैं, वो भाजपा के नेता तो है नहीं। और ट्रस्ट बनी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर और बनाई केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार भी हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी ना। अब वो जैसे चाहे वो सही मान ले। हम तो मोदी जी को अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, योगी जी को अपना सीएम मानते हैं। और सबसे बड़ी बात सत्यप्रकाश जी का हंसी इस बात की आ रही थी कि आप तोहमत लगा रहे हो और बता दे रहे हो कि आप लोकतंत्र के मूल्यों पर कहां जाके समझौता कर रहे हो। आप तो जाके भाजपा के साथ खड़े हो जा रहे हो। बस दिखाई दे रहा है मायावती साहब कह रही है कि हम मदद कराएंगे समाजवादी पार्टी को, जिसने आपके गठबंधन नहीं तोड़ा, जिसने आपको 10 सीट दे दी। और आपने जो सीटों का तालमेल किया उसमें आपने सारी शहरों की सीट समाजवादी पार्टी को थमा दी थी और सारी जीतने वाली सीट अपने ले ली थी। भाई हमने तो वहां भी, बहन मायावती हमारे घर की बड़ी है, मैं तो कह रहा हूँ, आज भी मैं मानता हूँ उनको बड़ी है। वो एक राजनीतिक एहसास छोड़ दीजिए, वो तो बाकी चीजें सब गदर में होती रहती है, लेकिन वो हमारी बड़ी है, हम तो मान रहे हैं हमारी बड़ी है। और हम उनको उत्तर प्रदेश का एक अच्छा नेता भी मानते हैं। लेकिन अगर अच्छा नेता जाकर के भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक दल के साथ खड़ा होगा और जो संसद दल के साथ उसने गठबंधन किया होगा, उस पर मिथ्या आरोप लगाएगा तो जनता तो पूछेगी। हमें नहीं पूछ रहा है आपको, जनता बताएगी आपको जवाब। और आप तो अपने नेता बता रहे हैं, हमसे क्यों गिला चुका? अपने महावत से पूछिए। और भारतीय जनता पार्टी को आप चेहरा मत दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी से मेरी कोई लड़ाई नहीं। अरे ये वो सरकार भारतीय जनता पार्टी है जो इसी उत्तर प्रदेश में 15 साल तक तरसी है सत्ता के लिए, और उसके लिए भगवान राम का भी इस्तेमाल किया उसने, हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान भी किया, और कोविड काल के अंदर हिंदुओं को कुत्ते से नचवा दिया। इन्हीं के राजकाज में जो है वो धर्मांतरण हो रहा है, रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ कर रहा है, और ये सरकार 56 इंच की रोक नहीं पा रही है। ठीक। तो आप सोचिए कि ये सरकार कैसी। अरे भाई जब तुम नहीं रोक पा रहे हो तो खत्म करो अपनी बात, सिखा दो, हम तो है ना चलाने के लिए। ठीक, हम चलाएंगे ईमानदारी से, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। पता नहीं कहा कि सतीश प्रकाश जी को 1300 मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहे थे। अरे 13 सपना अपना देख रहे हैं क्या भाई? कहां का सपना देख रहे हैं? और आजमगढ़ के अंदर हमने बनाया, सिद्धार्थनगर के अंदर हमने बनाया। अभी आपने देखा कि गोरखपुर में बाल चिकित्सा संस्थान 500 बार का हमने बनाया। वायरोलॉजी सेंटर हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर प्राविधिक विश्वविद्यालय बना दिया मनोहर मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को। और आप तो कोविड काल के अंदर जो है वो शेर है साहब। आपके जिला अध्यक्ष कहाँ थे? मैं तो कह रहा हूँ बहन मायावती जी एक बड़ी नेता है हमारी, वो ठीक है, कोविड काल में उनका रहना बहुत जरूरी था, लेकिन जिला अध्यक्ष क्यों नहीं निकले? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में आए? केवल 450 करोड़ का जो घोटाला बहन मायावती जी के भतीजे ने कर रखा है, उसी की सीबीआई इंक्वायरी दिखा के भाजपा ने आपको अपनी तरफ कर लिया और उस पर आपको जवाब नहीं दे। आपने इतनी त्रासदी उत्तर प्रदेश जिला कि सर्वोच्च न्यायालय से लेकर इलाहाबाद
हाईकोर्ट तक ने आपको आईना दिखाया, लेकिन वहां बहन मायावती और बसपा की सरकार एक भी आंदोलन करने के लिए इनका कोई सिपाही तरफ से नहीं आया। स्वतंत्र प्रकाश जी भी समर्थक है, नेता नहीं है भाजपा की, और न ये उनके क्या नाम है स्पोक पर्सन है, क्योंकि ये तो जो कुछ भी बात कर देंगे सब हवा में चली जाएगी, लेकिन हम तो स्पोक पर्सन है, जो बात कर रहे गारंटी के साथ कह रहे हैं। बताइए एक आंदोलन इतनी विभत्स घटनाएं हुई, लोगों ने अपनी शहादत दे दी इस कोरोना काल के अंदर, इतनी बेरोजगारी चरम पे थी। आप बताइए 15% तो कोरोना काल से पहले थी, बहन मायावती क्यों महंगाई वालों के साथ जाके राज्यसभा में खड़ी हो गई? हम तो आज भी कहते हो हमारी बड़ी, हम तो मानते हो हमारी बड़ी, और आज भी उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप जैसे समर्थक बैठ करके बहन मायावती जी का फजियत कराते हैं। ठीक है, आपकी बातों से लगभग आपने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के बारे में आप यहां पर क्या बात रखना चाहते हैं और बीएसपी को आपने क्या जवाब दिया है। आलोक जी, अब आपके पास एक बार आते हैं, जिस तरह से यहां पर सतीश जी ने एक बात तो स्पष्ट कर दी, आपको कहीं ना कहीं सुकून इस बात का था कि चलिए मायावती अगर कांग्रेस के साथ नहीं जा रही हैं तो सपा के साथ भी नहीं जा रही हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं जा रही तो भले ही वो अकेले जाएंगी, और आपको कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये था अब तक कि मायावती का पूरा समर्थन अंत में हमको मिल जाएगा। लेकिन सतीश जी का अनुमान तो यहां पर कुछ और बता रहा है, ये बोलने कि ये आपके अगेंस्ट में ही जाएंगे और ये आपसे भी खुश नहीं है। अगर अखिलेश यादव के साथ नहीं जा रहे तो यहां पर बीजेपी के साथ भी समीकरण इनके बन नहीं रहे, तब आपको फिर क्या कुछ बदलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है? आपको लग रहा है कि अगर दलित वोट बैंक मायावती के साथ चले गए तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है? नहीं, आलोक जी हम इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ नहीं जा रहा है, कौन किस वोट बैंक के ऊपर निगाह लगाए बैठा है, कौन छोटे दलों से ताल्लुक जोड़ रहा है, कौन बड़े दलों से रिश्ता बना रहा है। अभी कपिल जी की बात में सुन रहा था, बड़ी शानदार बात उन्होंने कही कि हम चलाएंगे ईमानदारी से। उनकी ईमानदारी याद है, पूरी दुनिया को याद है, पूरे उत्तर प्रदेश को याद है। आप भी आलोक जी भूले नहीं होंगे कि समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, अखिलेश यादव जी का शासनकाल था, और खनन घोटाला किस तरीके से हुआ था। खनन घोटाले में 4 लोग शामिल थे, वैसे ये नहीं कहना चाहूंगा कि एक नेता शामिल थे, इसमें टीपू सुल्तान के खानदान के लोगों का नाम शामिल हुआ था। और अगर आपको भी याद होगा कि समाजवादी पार्टी का जितना अगर कहीं हुआ था, किसी वजह से हुआ था, उसके पीछे खनन घोटाला ही था, खनन का ही पूरा वाकया था। पूरा देश जान गया कि खनन का मामला है क्या उत्तर प्रदेश में, खनन मंत्रालय कितना शानदार बात आने दीजिए, एक सेकंड कपिल जी, एक सेकंड, थोड़ा सा धीरे रखिए, थोड़ा धीरे रखिए कपिल जी, सुनिए तो गुस्सा नहीं इतना, बोले दीजिए पहले। सरकार ने इन्होंने कितने लोगों को जेल भेजा? पहले उनको बोल तो लेने दीजिए, पहले उनको बोल तो लेने दीजिए, एक बार बोल लेने दीजिए, पहले एक बार बोलिए आलोक जी। सुन लीजिए, आप कहीं पता है खनन घोटाले में क्या हुआ, किसका नाम शामिल आया, इसके जिक्र मैं कर रहा हूँ। जब भी आपने बात कही कि हम चलाएंगे, ईमानदारी से चलाएंगे, इसकी बात में सब आएगा। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अरे सुनोगे तो पता कैसे चलेगा? अरे आप सुनोगे तो पता कैसे चलेगा? आपने इतने सारे आरोप लगाए, वो तो बैठ के सुन रहे थे ना कपिल जी, आपने बहुत सारे आरोप लगाए थे। एक मिनट ना कपिल बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए आलोक जी, बोलिए पूरी बात सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं कहेंगे, सब इतिहास से जाता, बोलिए बोलिए, आप अपनी बात रखिए। सतीश जी रामदास यादव जी का नाम नहीं भूलेंगे, और रामदास यादव का कनेक्शन किससे था ये भी नहीं भूलेंगे। मथुरा का जवाहर बादशाह किसको नहीं पता है, कैसे बनते लोग उससे मारे गए किसको नहीं मालूम है। आप कह रहे हैं ईमानदारी की सरकार आप चलाएंगे, ईमानदारी की सरकार आप कैसे चला रहे हैं, कैसे चला रहे बता रहे क्यों आप बोल रहे हैं, फिर कपिल जी बोल रहे हैं, बोले आप शांत से सुनिए, पूरे जवाब में आपसे दूंगा। आप कह रहे हैं ईमानदारी की सरकार आप चलाएंगे, मैं पूरा मामला आपसे बताऊंगा।
हमने आलोक जी संक्षेप में थोड़ा बोलिए, क्योंकि समय हमारे पास खत्म हो रहा है। किसी दूसरे के संचालन को परिणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन कबीर जी एक सेकंड, कबीर जी समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, कबीर जी समय कम। आलोक जी संक्षेप में बोलिए, संक्षेप में थोड़ा बोलिए जल्दी। जी मैं तो यहाँ मिला रहा था, लैपटॉप का पकड़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अखिलेश यादव छात्रों का ख्याल कर रहे हैं, लैपटॉप वितरण कर रहे हैं। 2016 में आईटीआई दाखिल हुई, एक लेखक को किताब लिखना था, उसने आईटीआई दाखिल की तो नतीजा क्या निकला, परिणाम क्या निकला, क्या कहा गया उस आईटीआई के नतीजे में? कहा गया कि 2012 से 2014 के बीच में 14,81,118 लैपटॉप खरीदे गए, लेकिन जिले में बचे कितने? जिले में चलिए ठीक है, आप सभी ने अपना अपना यहाँ पर पक्ष रखा, आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी पार्टी का पूरा पक्ष यहां पर साफ किया है, यहां पर स्पष्ट हुआ है कि आखिर समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है, बीजेपी की तैयारी क्या है, और यहां पर सतीश प्रकाश ने भी बिल्कुल स्पष्ट किया कि आखिर बीएसपी ने अगर यह स्टैंड लिया है तो उसके पीछे की वजहें क्या है। कुछ षड्यंत्रों की बात उन्होंने की कि किस तरह से अंदर खाने में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके भी कहीं ना कहीं भीतर घात किया था। उसी का परिणाम यह है कि मायावती ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाने वाली हैं। लेकिन एक बात उन्होंने और आज प्राइम न्यूज पर साफ की है, उन्होंने ये बात भी साफ की कि बीजेपी ये बिल्कुल मान कर ना चले कि मायावती के साथ जो भी दलित वोट बैंक जाने वाला है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी और निश्चित रूप से सत्ता की चाबी ढूंढने की पूरी कोशिश होगी। तो निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी कि 2022 में किस तरह से नए समीकरण बनेंगे, एआईएमआईएम की क्या भूमिका होगी, राजभर क्या भूमिका निभाएंगे और मायावती का दांव कितना चलता है। लगातार जुड़े रहिए आप सब प्राइम न्यूज के साथ, पल पल के अपडेट्स हम आपको यहां पर देने वाले हैं। नमस्कार।